तीसरा एनालिसिस। अब पहले आपके सामने जो डेटा है वो ध्यान से देख करके बताओ, सम नंबर 6 में दिया क्या है। एक कंपनी का 8 वर्षों का 4 डेटा है। सेल्स, सीओजीएस, ग्रॉस मार्जिन या ग्रॉस प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड। मालूम है सबके बारे में? ये क्या होता है? क्या होता है बोलो? पढ़ा भाई फिफ्थ में, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड सेल्स में। 3 लोगों का पैसा है वो, इक्विटी, प्रेफरेंस और डेप्ट। 3 लोगों का पैसा है। तो 4 ये दिया और आपसे पूछता है एनालिसिस ऑफ ट्रेंड। अब तक तो हम लोग कर रहे थे कंपैरेटिव, कॉमन साइज, और अब लोग तीसरे और आखिरी पे जा रहे हैं। तो ये बात इस समय जरूर होगा जब हमारे पास डेटा मोर देन 2 हुआ ना, तो कंपैरेटिव में 2 साल चाहिए ही। 3 होने से कंपैरेटिव का कोई रिलेवेंस ही नहीं होगा। कॉमन साइज का है भी, कॉमन साइज तो अकेले भी रिलेवेंस रखता है, लेकिन जहां एक सीरीज ऑफ डेटा है तो लगता है एनालिसिस के लिए ये वाला टेक्निक अपना लेते हैं, जहां सीरीज ऑफ डेटा है। और 2012-13 को बेस यानी बेस ईयर ले लेते हैं। तो बोला ऐसा कुछ हम लोग कभी इंडेक्स नंबर में पढ़ा था, बेस ईयर। सीरीज ऑफ डेटा ट्रेंड अपनाओगे तो एक बेस ईयर चाहिए, और सबसे ओल्ड वाले को क्या लेते हैं? बेस ईयर। नथिंग बट ए इंडेक्स नंबर वाला कहानी है। और बोलता है कि उसको बताइए। तो वर्ड बार बार सुनी थे, ये सब एक एब्सोल्यूट फिगर है, लेकिन जिंदगी में समझना और समझाने का काम तो सिर्फ कौन करेगा? रिलेटिव फिगर। तो इन सब का एक रिलेटिव फिगर भी क्या है? निकालना होगा। यानी ये सब का, यानी पहले तो एक फॉर्मेट सोचना पड़ता है। तो देख के ही लग रहा है कि 4 यदि फिगर है एब्सोल्यूट के, तो चारों के रिलेटिव के भी एक एक कॉलम होंगे, यानी 8 कॉलम। और एक पर्टिकुलर की जगह कौन चला जाएगा? अब रहा एक एक इंडिपेंडेंट निकलेगा, मतलब इसका इससे कोई संपर्क नहीं है। अब रहा कि जब इसको रिलेटिव फिगर में बदलेंगे एक एक फिगर को, तो कहानी सुनी लिया था। गेम तो है न्यूमरेटर और व्हाट, डिनोमिनेटर का। और ट्रेंड इंडेक्स की तरह है, तो वो 100 में होगा, बट परसेंटेज मेंशन नहीं करेंगे हम लोग, उसको 100 लेके चलेंगे। अब रहा न्यूमरेटर कौन होगा, ये तो पता है आपको। हर एक फिगर अपने आप में क्या है? न्यूमरेटर है। यानी जब 3900 का निकालेंगे तो न्यूमरेटर कौन? जब 2420 का निकालेंगे तो जिंदगी में समझ तो अपने को किसकी बनानी है? डिनोमिनेटर कौन होगा? बोलो। ट्रेंड में हमेशा बेस ईयर डिनोमिनेटर होगा। हमेशा डिनोमिनेटर कौन होगा? बेस ईयर। बेस ईयर का डेटा कितना है? तो सब में चला जाएगा कितना?
क्योंकि 2000 को पकड़ के ट्रेंड निकाल रहे हो बेस। तो जब सेल्स लेंगे तो 2000, सीओजीएस लेंगे तो 1490, ग्रॉस मार्जिन लेंगे तो 510, और कैपिटल एम्प्लॉयड लेंगे तो 812। क्लियर? तो ये मेरा चारों का चारों में डिनोमिनेटर रहेगा, बाकी तो सिंपल वही कैलकुलेशन है। और एक फिगर आएगा, फिर उसको आगे इंटरप्रिटेशन भी देखेंगे क्या निकल के आता है। तो दाहिनी तरफ कितने कॉलम रख लो? 9 कॉलम, सॉरी 8, और एक ईयर का। तो टोटल एक अमाउंट और दूसरा ट्रेंड परसेंटेज। ईयर में भी ज्यादा जगह तो लगना है नहीं। तो ट्रेंड एनालिसिस का पहला बेसिक सवाल जिससे आप सीख रहे हो कि ट्रेंड एनालिसिस पे ट्रेंड को निकालते कैसे हैं। अभी जो गेम समझा था वही है, सिंपल। तो हेडिंग लिया ट्रेंड एनालिसिस, 4 कॉलम लिए, तो पहले जो गिवन डेटा है वो तो हम लोग बेहिचक लिख ही सकते हैं। बेहिचक गिवन डेटा को आराम से लिख सकते हो। और वो अकाउंटिंग ईयर कितने? 8। तो 8 ईयर को आराम से लिख लो, जो तुम्हारा था 1213 से लेके 1920 तक। अब 4 एब्सोल्यूट अमाउंट है सेल्स के, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस और व्हाट। तो रेस्पेक्टिव कॉलम में अमाउंट बैठा दो। तो पहला है सेल्स का, वो बैठा लिया जो दिया हुआ है अपना, जो सेल्स का अमाउंट है वो बैठा लिया। इसके बाद चला 8 साल का फिगर बैठाने के बाद अपने फिगर को सिंपली बैठा लिया सबको। नेक्स्ट बैठाया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो वो भी फिगर जो हमारे पास था वो बैठा लेना था। परसेंटेज सोचेंगे बाद में। उस अमाउंट वाले कॉलम में जो फिलहाल मेरे पास फिगर है वो बैठाते जा रहे हैं। उसी तरह ग्रॉस मार्जिन भी बैठा लो ओवर द 8 years। ग्रॉस मार्जिन बैठा लिया। एंड फाइनली कैपिटल एम्प्लॉयड बैठा लेना। तो सिंपल, पहले अपने एब्सोल्यूट डेटा को जो चारों दिया हुआ था उसे बैठा लेना था। तो जो चारों दिया हुआ था उसे बैठा लिया। अब चारों का हम लोगों को ट्रेंड परसेंटेज लिख देना है। थोड़ी देर पहले जो बात हुई वही होगा कि सब में ये सारे अमाउंट अपने आप में क्या होंगे? न्यूमरेटर होंगे सब में।
यानी सब अपने आप में न्यूमरेटर होंगे और डिनोमिनेटर के तौर पे सब में जाएगा कौन? 2000 सब में। तो जिसको आप पहले 2000 को बेस ले लिए, तो तुम्हें भी मालूम है न्यूमरेटर भी 2000, डिनोमिनेटर भी 2000, तो नेचुरल है उसका तो आएगा ही कितना? 100 ही आएगा भाई। तो कितना आएगा? 100 ही आएगा, तो ये तो 100 रह जाएगा। बेस ईयर हमेशा 100 होगा, तो बेस ईयर हमारा हमेशा 100 होगा। बाकी एज यूजल जैसे सब में है, 2420 मेरा क्या होगा? न्यूमरेटर होगा और डिनोमिनेटर क्या होगा? 2000 इंटू वॉट? 100, 121, 121, यानी इस केस में 2420 बाई वॉट? 2000। सबका डिनोमिनेटर 2000। इसी तरह से एक एक करके आप अपने कैलसी से सब बैठा सकते हो। यानी 2850 बाई 2000 इंटू 100। हाँ, फ्रैक्शन मत लिखना, क्योंकि ट्रेंड में हम लोग डेसिमल नहीं लेते हैं। ट्रेंड में हम लोग डेसिमल नहीं लेते हैं। 143 ले ले, ट्रेंड तुमको कभी डेसिमल में नहीं मिलेगा। इसी तरह से सबको बिना फ्रैक्शन का लिख भी दियो तो कोई दिक्कत नहीं, आगे से बस ध्यान रख लेना। तो ट्रेंड कभी परसेंटेज में नहीं मिलेगा। तो फटाफट सब लोग अपना लिख लो और फिर बताओ एक जन कोई। 174 पॉलिटा, 195, 221, 20.5 है तो 232, 259। तो जैसे आपने अभी सेल्स का निकाला, उसी तरह आप स्टॉक गुड्स सोल्ड का करोगे। अब 1490 बेस हो गया सब में डिनोमिनेटर, बाकी सब अपने आप में न्यूमरेटर, बाकी सब अपने आप में न्यूमरेटर। बट कॉमन फिगर, बेस फिगर जो है, वो मेरा ट्रेंड का डिनोमिनेटर होता है। तो एक एक करके, दूसरा, पहला 100, दूसरा 117, तीसरा 161, 185, 217, 248, 260 एंड 284। ये मेरा हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब ग्रॉस मार्जिन को भी पहले 100 ले लिया और सब में डिनोमिनेटर जाएगा 510।
ओके, अब आ जाओ 100 के बाद 131, 89, 140, 129, 141, 147, 187। और अब कैपिटल एम्प्लॉयड के आखिरी हिस्से में फिर 100 से चालू करोगे और वो मेरा 812 100 होगा। ट्रेंड में हमेशा अपने आप में वो इंडिपेंडेंट है, उस ईयर का मोर देन 2 नहीं, कम से कम 4-5 साल तो रहता ही है, तभी ट्रेंड का रेलेवेंस भी है। चलिए नेक्स्ट 110, 1117, 135, 154, 161, 181 एंड 187। आपका ट्रेंड एनालिसिस हो गया। जैसे कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज था पिछला 2 क्लास में जो देख रहे थे, आज हम लोग बात कर रहे थे ट्रेंड। तो ये जो कंपैरेटिव कॉमन साइज या ट्रेंड आपने देखा, पहले ही कहा था कि अकाउंटिंग के कौन से फेज में आप आ चुके हो। तो अकाउंटिंग के फेज में एनालाइजिंग फेज में आए हो। एनालाइजिंग में अभी तो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेट किया भाई, बट अब उसे एनालाइज का मतलब इंटरप्रेट भी तो करो। ये निकला क्या, ये निकला क्या है, क्या काम आएगा, ये क्या करेंगे हम इसका। तो जिंदगी में जब ये कैलकुलेट हुआ तो कहानी ये है कि ये निकला तो क्या निकला, क्या काम ही आ जाएगा भाई। तो देख लो कैसे काम आता वो, या क्या काम आएगा। मान लो तुम्हें कहा किसी से, भाई तेरी कंपनी का सेल्स का हाल क्या है, वो 8 साल का फिगर बता दिया। तू देख रहा है, देख के कुछ समझ में आया नहीं, तो तू बोला रुक तेरे को समझाने के लिए काम करता हूँ। बोला क्या, बोला अब समझ तो, बोला भाई अब समझ में आ गया। बोला पहले कुछ समझ ही नहीं आ रहा। जब हम लोग उसे रिलेटिव फिगर में डालते हैं ना, तो उसकी समझ बढ़ जाती है। बोला आप समझ में आ रहा भाई, पहले तू 100 रुपया बेचता था, अब धीरे धीरे 259 तक जा चुका है। बोला 2000 से 5180। बोला फीलिंग थोड़ी कम है। बोला ये, बोला ये फीलिंग बढ़िया है। 2000 तो फिर भी राउंड फिगर था। बोला सीओजीएस समझ, बोला वो तो और नहीं समझ में आ रहा है। बोला अब, बोला हाँ अब बढ़िया समझ में आ रहा है। सारा नौटंकी समझने का ही है कि हुआ क्या है ओवर द 8 years। यानी आप कैलकुलेट करने के बाद ये भी तो करिए इंटरप्रिटेशन। कैलकुलेट करके हम लोग छोड़ देते हैं, उसको फीलिंग में ही नहीं डाला, क्या हुआ। और जब फीलिंग में डाला तो लगता है भाई कि सेल्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दोनों का डिफरेंस क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो लगा भाई सेल्स की तुलना में ये ज्यादा बढ़ गया यार। तो बोला नेचुरल इस पे इफेक्ट क्या होगा, पड़ेगा।
बोला कैसे पड़ेगा? बोला कैसे पड़ेगा, खुद देख लो। खुद देख लो कि इफेक्ट क्या पड़ा दिया। कहानी वही है कि कर क्या रहा है, तू खुद सोच रहा है कि हो क्या रहा है। और कैपिटल एम्प्लॉयड भी धंधे में कितना लगा रहा, अपना इंटरनल एक्रूअल खुद के प्रॉफिट को एक्यूमुलेट कर रहा हूँ या कहीं से लेके आया हूँ, और कुछ देखने पे भी समझ में आएगा। तो सारा कहानी सिर्फ और सिर्फ उस फीलिंग का है। कंपैरेटिव में भी वैसा ही कुछ फीलिंग चल रहा था, देखने के लिए कि भाई क्या हो रहा है। तो बोला भाई देखना था कि उस कंपैरेटिव में कितना बड़ा। बोला एब्सोल्यूट फिगर समझ नहीं आ रहा था, रिलेटिव फिगर मुझे समझा रहा था। कंपैरेटिव में कॉमन साइज में, बोला भाई हाँ उसमें भी कुछ समझ रहे थे। बोला क्या? बोला उसमें एक एक को इंडिपेंडेंट पकड़ के समझ रहे थे। तो कर ही क्या रहे हो आप? फिनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस कर रहे हो। और ज्यादातर वो आपसे बोलता है कैलकुलेट करके छोड़ दो, लेकिन कभी यदि वो बोल दे कैलकुलेट तो कर लिए, थोड़ा ज्ञान भी दे दो, इंटरप्रेट द रिजल्ट। यानी जो आप कैलकुलेट किए हो, वो बोलता है कि इसके बारे में थोड़ा बोल भी दो भाई, क्या हुआ थोड़ा समझा दो। यानी समझाने का मतलब ही हुआ थोड़ा कम्युनिकेट कर दो भाई, कि वो जो हुआ वो क्या हुआ है। जितनी तुम्हारी समझ होगी उतना ही रख ले भाई। सिंपल एक समझ तो दिख ही रहा है कि 100 का चीज 8 साल में 2.5 गुना हो गया है। कितना हो गया? इतना तो लिख ही सकता है। ये भी लिख सकता है कि बढ़ ही रहा, घटा नहीं है, यानी देयर इज ए इंक्रीजिंग ट्रेंड। बोला और थोड़ा नमक मिर्च लगाते हैं। तो बोला नमक मिर्च में और क्या ही लगेगा। तो बोला एक दो चीज दिख रहा। बोला क्या? बोला आप यदि सेल्स का हिसाब देखे हो तो उसका कहना था कितना हुआ यहाँ, 95, 95 ही था ना बाबू? ठीक है। तो बोला कि यहाँ, सॉरी, बोला और थोड़ा नमक मिर्च। तो बोला भाई एक चीज दिख रहा है, इधर थोड़ा तेजी से बढ़ा है। 15-16 में 41-43 के बाद क्या हुआ? 31 बढ़ा है। इधर 21 बढ़ा, इधर 22 बढ़ा, इधर 21 बढ़ा, इधर 26 बढ़ा, इधर 11 बढ़ा, इधर 17 बढ़ा या 22-27 बढ़ा। तो बोला थोड़ा नमक मिर्च और लगा देते हैं। 15-16 में तेजी से बढ़ा और 18-19 में थोड़ा स्लो बढ़ा। इंटरप्रेट ही तो करना भाई। तो नीचे एक एक का इसी तरह से क्या कर देंगे, इंटरप्रिटेशन लिख देंगे। बढ़ा तो बढ़ने की रफ्तार क्या, घट। तो चलो लिखो, नीचे थोड़ा सा लिख भी लो। पहले तो एक लिख लो बेस ईयर, कि बेस ईयर मेरा क्या है, 12-13, 12-13। इसके बाद एक छोटा सा हेडिंग ले लो सेल्स, और सेल्स के बारे में थोड़ा लिख लीजिए। सेल्स हैज एन इंक्रीजिंग ट्रेंड, सेल्स हैज एन इंक्रीजिंग ट्रेंड, या सेल्स हैज इंक्रीज, ट्रेंड वर्ड हटा दो। सेल्स हैज इंक्रीज 2.5 टाइम्स, 2.5 times over 8 years. Sales has increased 2.5 times over 8 years, showing an increasing trend. Showing an increasing trend.
पिछले 8 साल में वो 2.5 गुना हुआ है और वो बढ़ते हुए दिख रहा है। आगे, द स्पीड इज हाईएस्ट, द स्पीड इज हाईएस्ट ड्यूरिंग 2015-16, the speed is highest during 2015-16, that is 31, that is 31 ब्रैकेट में 174 minus 143 and lowest during 2018-19, during 2018-19, that is 11, ब्रैकेट में 232 minus 221। कहानी ऐसे तो देखो और बहुत सारी चीजों को लेके जोड़ते हैं, फिक्स एसेट्स के बढ़ने पे ये भी, बट कभी कभी रहता है ना कि सिर्फ और सिर्फ एक जगह से ही यदि बोलना हो तो उतना ही बोल के रह जाएंगे, उतना ही बोल के रह जाएंगे। नहीं तो किसी भी चीज के इंटरप्रिटेशन का लिमिट अपने आप में बहुत होता है भाई। यदि कंपैरेटिव में ही हुआ तो देख कि इक्विटी बढ़ा तो पैसा क्या किया भाई, आज तो प्रेफरेंस वाला को रिडीम किए, 2 लाख किया क्या, तो प्रेफरेंस वाले को क्या किया, रिडीम किए। फिर बोला रिजर्व्स बढ़ा, थोड़ा रख लिए। बोला डिवेंचर घटा, बोला कहाँ से, बोला लोन लेके दिए, तो बोला 2 लाख का लोन लेके डिवेंचर एक, बोला और 1 लाख क्या हुआ। करंट लायबिलिटी भी बढ़ा, तो लायबिलिटी बढ़ा तो पैसा गया कहाँ भाई, तो बोला पैसा गया कहाँ, बोला फिक्स एसेट्स खरीदे। बोला और क्या किया, बोला इन्वेस्ट किए। बोला और करेंट एसेट। तो कुछ लोग आलोचना करने लगते हैं कि तू लोन लेके इन्वेस्ट करने को कौन बोला था तेरे को। जिंदगी में हर एक एंगल से देखा जाता है चीजों को। फिक्स एसेट बढ़ा है तो हम साइड के साथ साथ उसका सेल्स भी देखेंगे कितना बढ़ा हुआ। एनालाइज करते वक्त आप चीजों को हर एक एंगल से देखते हो। जितना इंफॉर्मेशन सामने है फिलहाल इतना ही है तो इतना ही देखे अपने, इतना था तो इतना ही देख करके छोड़ दिए भाई, बोले रहने दो। हाँ, अब चला आया कौन सा पार्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ऐसा ही सिंपल कंक्लूजन वैसे ही उसके नीचे वो भी कुछ रखेंगे हम लोग। तो चल लिख हेडिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, थोड़ा कम से कम लिख लेना जहां तक संभव हो। तो cost of goods sold also shows, the cost of goods sold also shows an increasing trend over the years, over the years, full stop. It increased to 284, it increased to 284 from the base year 2012-13, from the base year 2012-13, full stop के बाद, but अब हाई और ज्यादा लो देख ले, तो हाई और ज्यादा लो यही दिख रहा है, यानी 44 का अंतर है, बाकी में 44 आ नहीं रहे, तो लिख लिया। बट ड्यूरिंग 2014-15, during 2014-15 comma, it has highest increase, it has highest increase, that is 44 ब्रैकेट में
161 minus 117 and lowest को ध्यान से देखा 17 24 18 सॉरी 15 17 32 11 बाकी 12 24 तो लोएस्ट कहाँ पे 17 18 and lowest in 2007 सॉरी 12 है ये तो 31 हो गया ना 18 19 कौन सा ड्यूरिंग 2018-19 lowest in 2018-19 that is 12 ब्रैकेट में 260 minus 248 ओके चलिए ये हो गया मेरा COGS नाउ कम्स टू ग्रॉस मार्जिन में सबसे पहले तो ये दोनों तो फिर भी बढ़ रहा था ये तो बीच में घट गया फिर बढ़ा फिर घट गया तो बढ़ना और घटना दोनों हुआ इसको हम लोग कहते हैं मिक्स ट्रेंड हेडिंग लो ग्रॉस मार्जिन इट शोज ए मिक्स ट्रेंड over the 8 years उसके के बाद it declined during 2014-15 it declined during 2014-15 due to steeper increase अब थोड़ा उसमें फिर से नौटंकी चालू कर रहा है मिक्स तो हुआ बट ये जो घट गया इसके कारणों का एनालिसिस होगा ना तो इसके कारण में कौन गया कि सेल्स जिस रफ्तार से बढ़ा उससे ज्यादा तेजी से कौन बढ़ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जिसके कारण वो गिरा दिया उसको जिसके कारण उसको क्या किया गिरा दिया तो लिखा a decline during 2014-15 due to steeper increase in cost of goods sold due to steeper तेजी से गिरना steeper increase in cost of goods sold steeper increase in cost of goods sold जितनी बेहतर तेरी समझ होगी उतना बढ़िया तू उसे इंटरप्रेट कर पाएगा और थोड़ा जब समझाने की बात आती है तो इंसान हमेशा सेल्स से रिलेट करता है किसको क्रॉस मार्जिन वो बोलता है भाई जब सेल भी इसी रफ्तार से बढ़ रहा ना तो ये भी उस रफ्तार से बढ़ना चाहिए था बट हम लोग देख रहे हैं कि बढ़ ही नहीं रहा भाई तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है ये तेजी से बढ़ना उसकी तुलना में वो क्या हुआ तेजी से बढ़ गया तो कॉस्ट बढ़ने के बाद प्रॉफिट कम होता ही है कंपनियां परेशान रहती है अब आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट में 0.25% का कमी किया अच्छा रिवर्स रेपो रेट या रेपो रेट जो भी है अब 25 पॉइंट हम लोग बोलते हैं 25 बेसिस पॉइंट 25 बेसिस पॉइंट मतलब होता है 0.25% 6.5 से 6.25 ऐसे कुछ हुआ पिछले 5 सालों में कौन है गवर्नर अपने अभी बोल ये भी नहीं मालूम संजय मल्होत्रा कुछ दिन पहले शक्तिकांत जी के जाने के बाद कौन आए तो संजय मल्होत्रा जी ने रिवर्स रेपो रेट में कमी किया तो संजय मल्होत्रा जी कमी तो की है कि आरबीआई का पिछले 5 सालों में पहली बार अब जब कमी किया तो क्या लगता है कि भाई रिवर्स रेपो रेट सरकार ने कम तो कर दिया तो जब सरकार ने कम कर दिया तो पब्लिक को भी उसके हिसाब से रेट कम होना चाहिए ना 25 बेसिस पॉइंट रेपो रेट यानी पढ़े ही हो मैक्रो इकोनॉमिक्स में
क्वांटिटेटिव मेथड, रेपो रेट को सरकार ने कम किया, यानी सरकार सस्ते रेट पे पैसा देगी। अब लोगों को भी सस्ता मिलना चाहिए, तो फिर सब चिल्लाने लगे क्या कि भाई रेट जब कम हो गया तो लोन का रेट भी कम होना चाहिए। कंपनियां जो बैंक पहले से है वो क्या बोलते हैं, हम लोग का पहले ही लॉस हो रहा था, अभी तो थोड़ा कमाने का मौका मिला, और अभी हम लोग कैसे कम कर देगा, हम लोग कम करेगा, बाद में करेगा, वो भी करेगा, कितना कम करेगा मालूम नहीं, बट सरकार ने तो रेट कम कर दिया, आरबीआई ने कम कर दिया, बैंकों को कम में मिलेगा। अब बैंक भी तो पब्लिक के लिए कम करे, उसके बाद हो सकता है ईएमआई का अमाउंट घटेगा। तो कहानी की खर्चे मेरे पहले से बढ़े भाई किसी कारण बस, तो तुम उसको यही लिखने वाला कि जीपी बढ़ा नहीं इसलिए बिकॉज मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड उसकी तुलना में क्या रहा, ज्यादा बढ़ा, लिख ले। इट डज नॉट मैचेस द सेल्स, it does not matches the sales due to comparatively higher increase in COGS, comparatively higher increase in COGS। भाई ज्यादा बढ़ना मेरे जीपी को सेल्स से मैच नहीं करवा पाया। एंड फाइनली कैपिटल एम्प्लॉयड पूछता नहीं है, लेकिन कभी पूछे तो थोड़ा बहुत लिखने की क्षमता बना लेना, कभी कुछ भी, तो इस पे ज्यादा नहीं लिख रहे, सीधे लिख ले। इट शोज एन मॉडरेट इंक्रीज, इट शोज ए मॉडरेट इंक्रीज ओवर द 8 years, it shows a moderate increase over the 8 years to 187 corresponding to gross margin, 187 corresponding to gross margin। बोला मतलब, बोला जोड़ दिए, कैपिटल एम्प्लॉयड का कमाई पे भी तो फर्क दिखना चाहिए ना, तो धंधे में पैसा लगाए हैं तो क्या दिखा, ये भी 100 से 127 पे आया, तो ये भी कितना आया, 187 पे आया। तो ध्यान रख, थोड़ा बहुत कभी कभार एक्सप्लेनेशन दूसरों के लिए नहीं तो खुद के लिए तो कर लिया कर, जो निकलता है उसका इम्पैक्ट क्या। 3 एनालिसिस था जो तुम 3 सीख रहे थे, एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन ही है जो रिपीट हो रहे हैं बार बार, उस 2-3 क्वेश्चंस में चल एक फटाफट दूसरा देख, समझ में आएगा क्या बोल रहा है। 7 नंबर हल्का सा क्लियर कर कंसेप्ट, समझा तो है ही है। द फॉलोइंग फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रेंड एनालिसिस कंस्ट्रक्ट ए कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कभी कभी नाम कंफ्यूज करेगा कि सर ट्रेंड से बोला कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाओ, तो जब आधा अधूरा में कंफ्यूजन हो तो पूरा पढ़ लेना। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इन व्हाट, एब्सोल्यूट वैल्यू taking 2016 as the base year, ट्रेंड परसेंटेज 17, 18, 19 दिया, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स इन 19 दिया, और ऊपर कुछ बोला। तो 19 का ट्रेंड है और 19 का क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो कौन सा वैल्यू बोलते हम लोग, एब्सोल्यूट वैल्यू, और ये उसका ट्रेंड यानी रिलेटिव वैल्यू है। बोलता है कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ फिक्स एसेट्स दिखाओ, मतलब ये जो ट्रेंड है इसका एब्सोल्यूट वैल्यू भी दिखाओ, यानी एब्सोल्यूट से ट्रेंड निकाला था, अभी क्या करना है, ट्रेंड से एब्सोल्यूट निकालना है। बोला सर वो भी समझ में आया,
बट ये 2016 का नाम ले रहा, 16 का तो कहीं जिक्र ही नहीं दिख रहा है। तो 17 के पहले कौन, और 16 को क्या बोला, और बेस ईयर का हमेशा ट्रेंड क्या होता है? तो 19 का है, मुझे 16, 17 और 18 का कौन सा फिगर चाहिए? एब्सोल्यूट फिगर। तो डोंट कंफ्यूज अबाउट कंपैरेटिव। बोला सिर्फ वो 3 साल का फिगर निकाल के क्या करो, दिखा दो। तो 16 बेस ईयर, एसेट्स का नाम सबसे लेफ्ट में रख लेंगे फॉर्मेट में। शुरू में क्या कर लेंगे, लेफ्ट में 16, 17, 18, 19, चार ट्रेंड है तो चार कौन सी वैल्यू चाहिए? एब्सोल्यूट। तो चार का दो करके कितना कॉलम, 8, और पर्टिकुलर में कौन, एसेट्स, जैसे अभी किया था। तो कभी घुमा के ऐसे पूछ देता है तेरे से। तो फिर एक फॉर्मेट ले ले वापस, फॉर्मेट ले लिया, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट। दाहिनी तरफ 4 ईयर, 16 हमारा बेस ईयर होगा, 17, 18, 19 और पर्टिकुलर यानी एसेट का कॉलम छोटा ही रहेगा, वही 5 अमाउंट दिखाना है हमको। चलो ये रहा मेरा फॉर्मेट। एसेट्स 2016 पहले ट्रेंड ले लिया, जो दिया उसको पहले ले लेते हैं, बाद में अमाउंट चाहता तो अमाउंट भी पहले ले सकता था। तो ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वैसे ही लेना होगा। तो कभी भी टेबुलेशन को थोड़ा सही से समझ लिया करना, क्योंकि टेबुलेशन आपको खुद भी डिसाइड करना पड़ेगा। इसीलिए फर्स्ट सेमेस्टर में स्टैट्स के एक चैप्टर में पढ़ा था, फंडामेंटल में, टेबल बनाते वक्त ध्यान में क्या रखना चाहिए। चला, ये मेरा कॉलम रहा। अब आजा, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है उसमें कैसे ले। तो फिलहाल जो फिगर मेरे पास है 17, 18 और 19 इन एसेट्स का, तो पहले तो मैं अपने एसेट्स का क्या करूं, नाम बैठा लूं। पहले मैं अपने एसेट्स का नाम बैठा लेता हूं, जिनका वैल्यू मुझे निकालना है। तो 5 एसेट्स थे, पांचों को बैठा लिया। गुडविल, प्लांट एंड सॉरी लैंड एंड बिल्डिंग एंड मशीनरी, फर्नीचर। तो ये 5 एसेट्स हैं। इसके बाद 17, 18 और 19 का 3 इंडेक्स है। तो 17 का इंडेक्स 17 वाले ट्रेंड में बैठाया, 18 वाला 18 में बैठा ले, 19 वाला 19 में, यानी सीधा सीधा 90, 125, 110, 120, 105। इसी तरह 18 का बैठा लिया 18 वाले कॉलम में, 19 का बैठा लिया 19 वाले कॉलम में। तो जो मेरे पास 3 ट्रेंड थे पहले उनको बैठा लिया, और वैल्यू जो है वो किसका है, 19 का। तो जिस ईयर का है उसमें पहले अमाउंट बैठा ले, उसमें पहले अमाउंट बैठा ले। तो मेरे पास गिवन इंफॉर्मेशन ये था, और इस गिवन इंफॉर्मेशन से बाकियों को वो बनाने को बोला है। नाम कंपैरेटिव बोल दिया तो डोंट गेट कंफ्यूज कि ये कोई कंपैरेटिव एनालिसिस हो रहा है। वो 4 अमाउंट को साइड बाय साइड लिखना मतलब भी कंपेयर ही कहलाता है। अब वो कहता है कि 2016 को आप बेस ईयर लोगे। तो जब 16 मेरा बेस ईयर है तो बेस ईयर का इंडेक्स हमेशा से 100, बेस ईयर का इंडेक्स हमेशा से क्या रहेगा, 100। वो 100 ले लिया।
सब के सब। अब थोड़ा सा एक छोटा सा मैथ में आना, क्योंकि कैलकुलेशन तू करता है बट एक कंट्रोल्ड वे में। उस कंट्रोल्ड वे में कैलकुलेशन करने का जो नाम है, रोज एक ही कहानी बोलता हूं, यूनिटरी मेथड। वो कैलकुलेशन जिंदगी में बोलेगा तो हमेशा ही यूज हो रहा है तेरे लेवल पे। अब यूनिटरी मेथड है, जैसे कि कभी बचपन में करता था, 5 पीस मैंगो का दाम 40 रुपया है, तो एक का दाम 40/5, तो 3 का दाम 40/5 इंटू 3 आ जाता था। इसी को थोड़ा उलट देता हूं, उल्टा चलता हूं, रुपीस एंड पीसेस, बात एक ही है। 40 रुपया में यदि 5 मैंगो, तो 1 रुपया में 5/40 मैंगो, तो 24 रुपया में कितना मैंगो? 3 ऑब्वियसली आएगा। तो मैथमेटिक्स है बाबू, इस तरह ले या उस तरह ले। इसी को लिखते वक्त क्या बार बार बोलता था, आपके पास एक गिवन वैल्यू है, उस गिवन वैल्यू का एक इक्विवेलेंट टर्म्स है, इक्विवेलेंट टर्म्स है, कभी ऊपर में वैल्यू की जगह यूनिट भी हो सकता है, और जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर लेना, जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर लेना। मतलब 40 रुपए में 5 मैंगो, इक्विवेलेंट टर्म्स। 40 रुपए में तो 3 का चाहिए, 3 से गुणा कर, 12 का चाहिए, 12 से गुणा कर, 85 का चाहिए, 85 से गुणा कर, जितने का चाहिए। या फिर उल्टा, 5 यूनिट का दाम 40 रुपया, तो 24 रुपए में कितना रिक्वायर्ड, जरूरत क्या है। सेम फंडा यहां लगता है तेरा, ये दोनों का दिया हुआ है और अमाउंट निकालना है। तो यदि यहां की बात करेगी, 28,000 जो है वो है 70 के बराबर। सिंपल सा मैथ है भाई। 28,000 कितने के बराबर? 100 के, 70 के बराबर। तो 100 कितना, जितना चाहिए उससे गुणा किए जा। हाँ, एक लेवल पे तो दोनों चाहिए मुझे, एक लेवल पे मुझे दोनों चाहिए, कोई भी लेवल हो। तो नेचुरल है कि ये आया कितना, 40,000। अब बोला सर इसको लेते वक्त हम इसको छोड़ सकते हैं, हाँ छोड़ सकता है भाई। अब तेरे पास ये बराबर आ गया ना, तो ये बराबर आया तो क्या आया, 40,000 कितने के बराबर, 100 के बराबर। तो 90 कितना। जब एक बार आ जाए तो आप चीजों को बदल सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वही लेना पड़ेगा जिससे तुम कंफर्टेबल हो। क्लियर। तो सिंपली चलिए फटाफट उसको पूरा कर लेते हैं। बहुत बेसिक कैलकुलेशन है। अब जब एक बार गुडविल आ गया तो बाकी गुडविल को 100 के बेस पे पूरा कर ले। 40,000 का 90% निकाल ले, 36,000। 40 का 80% निकाल ले, 32। 100 पे तो दिख ही रहा ना, डिवाइडेड बाई 100, यानी 100 वाला लेने से वो 100 दिख रहा है। यदि हम इस कैलकुलेशन को करें तो 40,000 कितने के बराबर, 100। तो ये कितना, 90। तो 90/100 भी तो 90% लेता था, तो वैसे भी तो कर सकता है। जो तुझे कंफर्टेबल लगे वो तू कर लेना। उसी तरह इधर हो गया कितना, खुद से करो एक बार, सही गलत जो भी है, आउट है तो पूछ लो, बेसिक चीज है।
चलिए, तो पहला कितना आया? 10,80,000 बाई 180 इंटू 100, 6 लाख। बाद वाला भी 6 लाख, उसके बाद वाला 4 लाख, 1 लाख। और 100 वाले से ये सब करना आसान है। 750, 660, 480, 1,05,000, फिर 960, 750, 8 लाख एंड 1,15,000। तो कुछ चीजें तो तुझे समझ में आ रही है। गुडविल धीरे धीरे राइट ऑफ हो रहा है। गुडविल क्या हो रहा है? राइट ऑफ हुए जा रहा है। बाकी फिक्स एसेट समय के साथ बढ़ रहा है, यानी वो और खरीद रहा है, वो और खरीद रहा है। तो सवाल देख लो, बेस ईयर आपका कौन सा रहा? 2016। वो सब में बोला था ले लेना था। एक छोटा सा 5 मिनट देख लो अभी के लिए, खत्म कर ही लो, निकलना है तो निकल भी लेना। एक आखिरी सवाल है, समझ में आ ही जाएगा, चाहो तो जा सकते भी हो। फाइंड द सेल्स फॉर द वॉट एंड अदर मिसिंग डेटा। 15, 16, 17, 18 सेल्स यानी एब्सोल्यूट फिगर है, ट्रेंड यानी परसेंटेज है। आपसे क्वेश्चन मार्क वाले फिगर को क्या किया है? पूछा है। देख लो, सवाल ट्रेंड के ऊपर कुछ अलग रूप में दिखता है, कैलकुलेशन का आधार वही है। क्लियर? तो जो क्वेश्चन मार्क है, दोनों मिक्सअप पूछ रहा है, दोनों पूछ रहा है, लेकिन एक चीज पहले क्लियर कर ले। बेस पीरियड 120 से चालू हुआ। बेस हमेशा अर्लीस्ट होता है, तो वो तो फिक्स है 100, और कुछ नहीं बोला तो उसको कौन सा ईयर पकड़ लेना? 14 पकड़ लेना। हर एक 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 साल के अंतर पे है। क्या है? एक एक साल के अंतर पे है। तो ये भी एक सवाल है, जो 2-3 सवाल है जो रिपीटेटिव है। ये अभी थोड़ी देर पहले जो किया वो, और एक वो कॉमन साइज का इनकम वाला, 10 नंबर पॉकेट का यही है, एक सिंपल कैलकुलेशन रिलेटेड। तो इनको निकलना है निकल लो, यही समझाना था, बाकी सवाल बना लो बाकी लोग। चलो फटाफट। ईयर, अमाउंट, 10%, और एक कैलकुलेशन मिसिंग का थोड़ा कर सकता है। तो प्रेजेंटेशन बहुत छोटा ही रहता है, बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं रहता है। कॉलम मैंने अभी कहा अपनी जरूरत के हिसाब से, 3 कॉलम तो वैसे भी मुझे चाहिए था, एक मैंने कैलकुलेशन के लिए ले लिया। 3 कॉलम यानी ईयर, सेल्स और वॉट, ट्रेंड। हॉरिजेंटल फॉर्मेट को मैंने वर्टिकल में डाल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले अपने ईयर को लिख लो, 14 से 19। पहले अपने ईयर को ले लिया, 14 से 19। इसके बाद जो अमाउंट हमें दिया गया था वो ले लेते हैं। तो अमाउंट मेरे पास 16 छोड़ के है, और 14 बेस ईयर तो वैसे भी नहीं है, तो 16 छोड़ के बाकी 14 और 16 छोड़ के बैठा लिया, 14 और 16 छोड़ के बैठा लिया जो दिया है। 14 का नहीं दिया, वो मेरा बेस ईयर है, 16 का नहीं दिया। और ट्रेंड में 2 दिया है, 120 और वॉट 130। बाकी अपने को सोचना है, तो ट्रेंड में बाकी 2 बैठा लिए, 15 का 120 और 130।
बाकी जो प्लेस है वो मिसिंग, मेरे को क्या करना है, निकालना है। ये सब चीज अपने को निकाल लेना है। अब रहा निकालने का तरीका, तुझे भी मालूम है, किसी एक लेवल पे दोनों होगा, तभी यूनिटरी मेथड क्या कर पाएगा, लगा पाएगा। तो बेस ईयर वाला पहले तो 100 ये होगा ही, बेस ईयर है तो क्या होगा। और वही बेस ईयर क्यों लिया, थोड़ा सा ज्ञान लिख देना होगा कि एज द ट्रेंड गिवन फ्रॉम 2015 starting at 120, base year trend is always 100 and which is normally the what, earliest one, जो पहले वाला होता है। therefore 2014 is taken as what, base year। कुछ भी लिखना तो जस्टिफिकेशन चाहिए, बिना जस्टिफिकेशन का सामने वाला क्वेश्चन मार्क कर देगा, 1-2 नंबर माइनस करके। तो एज द ट्रेंड गिवन फ्रॉम 2015 starting at 120, base year trend is always 100 and which is normally the earliest one। so 15 के पहले 14 is your base year। तो 100 हमारा बेस ईयर का इंडेक्स हो गया। अब पहले 100 लिया, अब इसके बाद तो थोड़ी देर मैथ पहले सीखा था, जिसको निकालना वो न्यूमरेटर की तरफ रहा, यानी 2400 कितने के बराबर, 120, तो ये कितना 100, तो फिर ये वाला कितना हो जाएगा 2000। क्लियर। तो फिर ब्रैकेट की कहानी है, जैसे भी लिखना है। ओके। और अब 2400 120 ले या 2100 लेके चल, 2000 और वॉट 100 लेके भी चल सकता है। ऐसा नहीं कि अब हमको यही लेके हमेशा चलना होगा, हम चाहे तो इससे भी लेके चल सकते हैं कि अब मेरे पास वो भी दो दो फिगर हो गया, और राउंड फिगर थोड़ा आसान लगता है। चल, ऐसे तो मैंने 2400 पे ही लिया, तो फिर आया कितना ये 2600। जिससे निकालना है उसे न्यूमरेटर की तरफ रख लेना, उससे रिलेटेड टर्म्स को। ये कुछ सिंपल मैथ है, सही से समझ ले, नहीं तो फालतू का याद रखने के चक्कर में दिमाग खराब होता है। और अब उल्टा चल, उधर से निकालना इंडेक्स है, इंडेक्स ऊपर की तरफ 120 डिवाइडेड बाई 2400 बाई वॉट 130, सॉरी 3100। ओके। तो तरीका यहाँ 100 से भाग गया मैं, वो परेशान मत होना, आगे पीछे लग रहा होगा, चीजों को इरिटेट मत होना। मतलब तू सीधा सीधी कहानी है भाई, ये वाला ही पार्ट ले ले। 100 की 2000 कितने के बराबर, 100 के बराबर, तो फिर 3100 कितना, तू बदल देना जिसमें तो फीलिंग में बढ़िया रहे, जिसमें तो फीलिंग में बढ़िया रहे। ये फीलिंग वाली आसान सी भाषा है कि 2000 कितने के बराबर, 100 के, तो 3100 कितना। अब तू भी जानता है 3100 बाई 2000 कर दे और इधर 100 कर, तो भी क्या आना है, वही आना है, इधर से उधर ही तो हुआ, क्या फर्क पड़ता है। तो अननेसेसरी उस पे मत हेडेक लेना, जहां से मर्जी वहां से एक एक करके बैठा ले। इतना ही रहता है, सही से देख लिया करोगे। क्लियर है। तो चैप्टर छोटा सा था, कहने को तो इंसान एक दिन में भी कर लेता है,
और एक बार हल्का सा 2 मिनट में देख लो नोट्स में क्या है। ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग क्या देता है, क्या करते हो, डिसीजन लेने से पहले एनालाइज के क्या सीख रहे थे। पहला 2 वीडियो में कंपैरेटिव कॉमन का पीएल और बैलेंस शीट था, तीसरा आज बात कर रहा था ट्रेंड। अगला चैप्टर करने वाले हैं कल से, और मजाक में तो बोलता हूं लेकिन है सीरियस ही, 50 नंबर का ये चैप्टर आता है, 50 मार्क्स। भलाई का मतलब है, दिखाऊंगा तुमको, एट द एंड ऑफ द डे तुम खुद बोलोगे रियल में ये 50 का आता है। बाकी जो भी है, अब रहा एक वर्ड ध्यान दे, कभी तेरे पे छोड़ देगा। एप्रोप्रिएट एनालिसिस में जाने से पहले एक और, कभी नाम कंपैरेटिव नहीं बोल के क्या बोल दिया, और कभी बोल देगा क्या, ध्यान देना, कंपैरेटिव में हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह चलता था, करंट ईयर और व्हाट, प्रीवियस ईयर, एब्सोल्यूट और परसेंटेज। कॉमन साइज में ऊपर से नीचे चलता था, वर्टिकल लाइन। एक फिगर को तू कॉमन फिगर से क्या करता था, डिवाइड, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल एनालिसिस। आगे बढ़ा, कभी पूछा कि भाई तू अपने मन से जो बेस्ट है वो अपना ले। जब दो डिफरेंट लोगों से कंपेयर करोगे ना, तो बेटर है कौन। और जब खुद में कंपेयर करने की बात हो, मतलब सेम कंपनी, ईयर अलग, तो ध्यान रख दोनों सही है। अब होता है ना कि जब तू दूसरे से कंपेयर कर रहा, मतलब मुकेश अंबानी को तूने एक दिन चैलेंज कर दिया कि तुमसे बढ़िया मेरा धंधा, तुमसे बढ़िया मेरा धंधा। तो बोला भाई किस आधार पे चैलेंज किया, बोला चलो दिखाते हैं, कॉमन फिगर पे कंपेयर करेगा। मुकेश अंबानी जी का सेल 5 लाख करोड़, तेरा 5 लाख रुपया, कैसे कंपेयर करेगा भाई। लेकिन 5 लाख करोड़ वो बेचे, 5 लाख तू बेचा। सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मुकेश अंबानी जी बोले 4 लाख करोड़, तो जीपी कितना, 1 लाख करोड़। तू क्या बोला, 3 लाख मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितना, 2 लाख। कंपैरेटिव, अंबानी जी 1 लाख करोड़ कमाए, तू कितना कमाया, क्या कंपेयर कर रहे हैं। बोला ठीक है चलिए अभी आपको दिखाते हैं, जीपी परसेंटेज निकालते हैं, रिलेटिव फिगर। 1 लाख बाई 5 लाख करोड़ इंटू 100, कितना परसेंट, 20। मेरा 2 लाख बाई 5 लाख इंटू 100, 40। बोला आपके धंधा से मेरे धंधे में बढ़िया प्रॉफिट है। तो कॉमन फिगर में वो क्या है, तो मुकेश अंबानी जी बोले ठीक है कल से हम भी सब्जी बेचते हैं। खुद से कंपेयर करोगे तो ठीक है चलेगा कंपैरेटिव, दूसरों से कंपेयर करना कभी भी दुखी वाला हिसाब है, ठीक है। तो बेस फिगर और मोर देन 2 रहा तो 10। फाइनली बाकी सब तो देखा ही था, परसेंटेज का कैलकुलेशन, ट्रेंड के मामले में कंपैरेटिव में प्रीवियस ईयर फिगर डिनोमिनेटर, और कॉमन साइज में क्या था, बैलेंस शीट में टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटी, और पीएल और इनकम में, एंड फाइनली ट्रेंड में, हाँ ट्रेंड में 2-3 चीज था, इंक्रीजिंग ट्रेंड, मिक्स ट्रेंड एंड व्हाट, और स्पीड दो है, स्टीपर तेजी से गिरा या मॉडरेट थोड़ा स्लोली गिरना। ज्ञान देते वक्त इन सब का ध्यान रखना, यही है कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज। फॉलो।